हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ। वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाषाण काल को, यानी कि स्टोन एज को। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था भारत के इतिहास के परिचय को, जिसमें लिपि के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटे थे: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो पाषाण काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चाहे तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पाषाण काल। सबसे पहले शब्दों को देखें तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो इस काल में पत्थरों का अधिक उपयोग होने के कारण इस काल को पाषाण काल कहा जाता है, यानी कि इस काल में पत्थर को मानव द्वारा अधिक उपयोग में लाया गया। इस काल के समय के बारे में बात करें, टाइम पीरियड के बारे में बात करें, तो ये है 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे ईसा पूर्व, ईसवी, बीसी, एडी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अभी जो समय चल रहा है वो है 2020, यानी कि इस वीडियो को बनाने के दौरान अभी जो समय है वो है 2020। आज से 1 साल पहले की बात करें तो 2019 था, और उससे 1 साल पहले की बात करें तो 2018। और इसी तरीके से अगर समय में पीछे जाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब 1500 चलेगा, उससे और पीछे जाएं तो 1000 चलेगा, उससे और पीछे जाएं तो 500 चलेगा, और इस प्रकार समय में हम लोग पीछे जाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब समय 0 हो जाएगा। तो ये जो 0 है, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो इसको हम लोग बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से लेते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह का जन्म ईस्वी 3 और 4 के मध्य हुआ था, जिसको ऑलमोस्ट 0 लेके चलते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद वाले समय को ईस्वी या सन में डिनोट करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वाले समय को ईसा पूर्व में डिनोट करते हैं। जैसे कि ईसा मसीह के 100 साल आगे के बारे में बात करें तो उसको कहेंगे 100 ईस्वी, और 500 साल आगे को क्या कहेंगे, 500 ईस्वी। ठीक उसी तरीके से ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल आगे को क्या कहेंगे, 1000 ईस्वी, और उसी तरीके से 1500 ईस्वी, और जो अभी चल रहा है वो है 2020 ईस्वी। तो ईस्वी को हम लोग सन में भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि सन 500, सन 1000, सन 1500 या सन 2020। तो इस तरीके से हम लोग ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को ईस्वी या सन में डिनोट करते हैं। अगर बात करें ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वाले समय को या पहले वाले समय को, तो हम लोग इसको ईसा पूर्व में डिनोट करते हैं। जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले को कहेंगे 100 ईसा पूर्व, उस तरीके से 500 साल पहले को कहेंगे 500 ईसा पूर्व, और उसी तरीके से ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले को क्या कहेंगे, 1000 ईसा पूर्व। तो ये होता है समय का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें ईसा मसीह के जन्म को हम लोग मानक मानते हैं, और इससे बाद वाले समय को ईस्वी या सन में दर्शाते हैं, और इससे पहले वाले समय को ईसा पूर्व में दर्शाते हैं, जहाँ पे आपका नंबर दोनों साइड ही इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ेगा। बस ध्यान देने वाली बात ये है, अगर 500 ईसा पूर्व कहें, ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। ईसा पूर्व को हम लोग इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में बीसी कहते हैं। जैसे कि 500 बीसी, 1000 बीसी, 1500 बीसी, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और ईस्वी या सन को इंग्लिश में एनो डोमिनी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एडी कहते हैं। जैसे कि 500 एडी, 1000 एडी, 1500 एडी, और अभी जो चल रहा है 2020 एडी। अगर इसको हम लोग धर्म से रिलेटेड न जोड़कर देखें तो बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व को हम लोग बिफोर द कॉमन एरा कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो BCE, बिफोर द कॉमन एरा कहते हैं ईसा पूर्व को। ठीक उस तरीके से ईस्वी या सन को हम लोग कहते हैं कॉमन एरा, शॉर्ट फॉर्म CE, कॉमन एरा। तो आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ईस्वी और ईसा पूर्व। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, इसका जो समय है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व।
तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली प्रारंभिक मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो प्रारंभिक मानव थे उनका जीवन कैसा था, रहन सहन कैसा था, वो किस प्रकार की चीज़ें खाते थे और उनके औजार किस प्रकार के होते थे, और हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो किस किस स्थल से मिलते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, इस काल में पत्थरों का अधिक उपयोग होने के कारण इस काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं और इसका समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और ये जो समय है वो काफ़ी लंबा समय है। तो इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं या एज कहते हैं, और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं या पीरियड कहते हैं, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड या एज कहते हैं। अगर इसके समय के बारे में बात करें, टाइम पीरियड देखें, तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय को देखते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का समय रखते हैं, और नव पाषाण काल के अंतर्गत 8,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक का समय आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक है और नव पाषाण काल 8,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा जब मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व है तो नव पाषाण काल को भी 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दोनों समय हैं वो अलग अलग स्थलों में साथ साथ ही चलते थे, इसलिए ये दोनों का समय है वो है 10,000 से 4,000 और 8,000 से 1,000 ईसा पूर्व। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय आता है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। पूरा पाषाण काल का भी जो समय है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उच्च पूरा पाषाण काल, क्योंकि इसी काल में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय होता है और इसी काल में ही आग का आविष्कार होता है। पूरा पाषाण काल में हम लोग प्रारंभिक मानव के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे मानव एक शिकारी रहता है, यानी कि शिकार करके अपना भोजन करता है, जो कि कच्चे मांस खाता है, गुफाओं में रहता है और घुमंतु जीवन यापन करता है। तो चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल के विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं में सबसे पहला विशेषता है इस काल का मानव आखेटक था, जिसको शिकारी कहते हैं, एवं खाद्य संग्राहक था। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मानव आखेटक था एवं खाद्य संग्राहक था। तो इन 2 पॉइंट को आपको याद रखने हैं इस काल के मानव के संबंध में। दूसरा पॉइंट देखें तो आधुनिक मानव का उदय, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस काल में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ, तो आंसर क्या होगा, पूरा पाषाण काल, जिसके अंतर्गत उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है आग का आविष्कार। पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आग का आविष्कार तो हो जाता है, फिर भी मानव कच्चे मांस खाकर ही अपना जीवन यापन करता है। ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था, आग का आविष्कार हो चुका था लेकिन उसके उपयोग का उन्हें जानकारी नहीं था। तो इस काल में आग का आविष्कार होता है लेकिन उपयोग की जानकारी पूरा पाषाण काल के मानवों को नहीं थी। तो ये हो गए पूरा पाषाण काल के विशेषताएं। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल के औजार कैसे होते थे। तो पूरा पाषाण काल में मानव ने बड़े बड़े पत्थरों का औजार के रूप में उपयोग किया, जो कि बेडोल होते थे, जिसमें सबसे पहला आता है हैंड एक्स उपकरण, जिसको हाथ का कुल्हाड़ी कहते हैं, और स्फटिक या क्वार्जाइट, सल्क, ब्लेड, जिसको फलक कहते हैं, इन सभी का औजार के रूप में उपयोग लाया गया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट औजार है हैंड एक्स उपकरण, जिसको हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं, जिसको सर्वप्रथम खोजा गया था। यदि क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम किस उपकरण की प्राप्ति हुई थी, तो उसमें आंसर क्या होगा, हैंड एक्स की। जिसको किसके द्वारा खोजा गया, तो उसमें नाम आता है रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा।
जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों को, जिसके अंतर्गत आते हैं अतीरपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, हथनौरा जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है जिसमें गुफा चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन स्थलों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अगले स्लाइड में इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे कि किस स्थल में कौन से उपकरण या चीज़ प्राप्त होती है। अगला जो पॉइंट है वो है जानकारी, यानी कि इस काल की सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई है। तो इस काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दी है, जिसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं। तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा दिया गया है 1863 ईस्वी में, और जो पहला उपकरण प्राप्त हुआ था वो है मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय रखा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, जिसमें उच्च पूरा पाषाण काल आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय होता है और आग का आविष्कार होता है। विशेषताओं के बारे में बात करें तो मानव इस काल में आखेटक जिसको शिकारी कहते हैं और खाद्य संग्राहक रहता है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय भी इसी काल में होता है। आग का आविष्कार भी इसी काल में होता है, लेकिन उपयोग की जानकारी नहीं होती है। औजार देखें तो हैंड एक्स उपकरण, स्फटिक या क्वार्जाइट, सल्क, ब्लेड जिसको फलक कहते हैं। स्थल को देखें तो अतीरपक्कम जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, और मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इस काल की जानकारी सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दी थी 1863 ईस्वी में। और इस काल में जो प्रथम उपकरण खोजा गया था वो है मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पे। अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल में जो स्थल से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके संबंध में। पूरा पाषाण कालीन स्थल, तो यहाँ पे आपको पूरा पाषाण कालीन स्थल में 3 स्थलों का नाम याद रखना है। पहला है हथनौरा, दूसरा भीमबेटका, तीसरा बेलन नदी घाटी। तो इन 3 स्थलों का नाम आपको याद रखना है पूरा पाषाण कालीन स्थल के संबंध में। तो सबसे पहला है हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी में है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो हथनौरा से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। यदि क्वेश्चन आता है मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हथनौरा। हथनौरा से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा स्थल देखें तो भीमबेटका है। यहाँ से गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है जो कि तीनों कालों से संबंधित है। तो गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसमें आंसर क्या आएगा, भीमबेटका से। और ये जो गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य है वो तीनों कालों से संबंधित है, यानी कि पूरा पाषाण काल में भी गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, मध्य पाषाण काल से भी और नव पाषाण काल से भी गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। अगला जो स्थल आता है वो है बेलन नदी घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में है, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है, तो यहाँ से आरंभिक पूरा पाषाण कालीन उपकरण बेलन नदी घाटी से प्राप्त होती है जो कि तीनों कालों से संबंधित है। तो आरंभिक पूरा पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वह है बेलन नदी घाटी, और ये भी तीनों कालों से ही संबंधित है। तो ये हो गया पूरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। अब अगले स्लाइड में स्टार्ट करते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक का समय आता है, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि मानव एक शिकारी था जो कि कच्चे मांस खाकर अपना जीवन यापन करता है और घुमंतु जीवन यापन करता है। मध्य पाषाण काल में भी मानव सेम चीज़ें करेगा, लेकिन इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है पशुपालन की शुरुआत। तो इस काल में मानव पशुपालन की शुरुआत करता है और पहला पालतू पशु कुत्ते को बनाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है। और पहला पालतू पशु किसको बनाया गया, तो उसमें आंसर क्या होगा, मानव ने पहला पालतू पशु कुत्ते को बनाया।
पूरा पाषाण काल में हमने देखा था मानव ने बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग औजार के रूप में किया। तो इस काल में क्या होता है, मानव द्वारा सूक्ष्म पाषाण का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग मानव द्वारा किया जाता है, जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं। तो इस काल की प्रमुख विशेषता ये है, छोटे छोटे पत्थरों को औजारों के रूप में प्रयोग में लाया गया। अब देखें औजार को, तो इस काल का औजार क्या हो जाएगा, माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण हो जाएगा, जिसके अंतर्गत जेस्पर, एगेट, चट ये सभी पत्थरें आती है। तो औजार में आपको याद रखना है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। अगला जो पॉइंट है वो है स्थल से रिलेटेड। तो स्थल के अंतर्गत आता है आपका बागोर, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है। दूसरा आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तीसरा है लेखिया, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी के अंतर्गत आता है। अगले स्लाइड में देखेंगे इन स्थलों से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है उसके बारे में। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जानकारी। तो इस काल की जानकारी सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने सन 1867 में दी थी। इस काल में जो सर्वप्रथम चीज़ें प्राप्त हुई है वो विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होती है। अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है उन सबको। मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थलों में सबसे पहला नाम आता है बागौर का, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, और दूसरा आता है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों ही जगह से पशुपालन का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि 5000 ईसा पूर्व का माना गया है। तो पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बागौर और आदमगढ़ से। बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि 5000 ईसा पूर्व का है। अगला स्थल आता है प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ में 3 स्थल आते हैं जिससे कि चीज़ें प्राप्त होती है। सबसे पहला स्थल है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय से 3 चीज़ें प्राप्त होती है। पहला युद्ध का साक्ष्य, दूसरा 4 नरकंकाल और तीसरा स्तंभगर्त। तो ये 3 चीज़ें सराय नाहर राय से प्राप्त होती है, जो कि प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ के अंतर्गत दूसरा जो स्थल है वो है महदहा। महदहा से 3 चीज़ें प्राप्त होती है। पहला मृग सिंह के छल्ले, दूसरा हड्डी के आभूषण, तीसरा स्त्री पुरुष सावधान। स्त्री पुरुष सावधान क्या चीज़ है, तो यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों को एक ही कब्र में दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये 3 चीज़ें महदहा से प्राप्त हुई है, मृग सिंह के छल्ले, हड्डी के आभूषण और स्त्री पुरुष सावधान। अगला जो स्थल आता है प्रतापगढ़ के अंतर्गत वो है दमदमा। दमदमा से 2 चीज़ें प्राप्त होती है, 3 नरकंकाल और दूसरा है 5 युगल सावधान। तो दमदमा से 3 नरकंकाल प्राप्त होते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है 3 नरकंकाल कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दमदमा। दमदमा से 3 नरकंकाल प्राप्त होते हैं और 5 युगल सावधान प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया प्रतापगढ़ के अंतर्गत 3 स्थल जहाँ से अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगला जो स्थल है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में 2 स्थल आते हैं जहाँ से चीज़ें प्राप्त होती है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहला स्थल हो जाएगा लेखिया। लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखिया। लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दूसरा स्थल है इलाहाबाद के अंतर्गत चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से क्या प्राप्त हुआ है, तो चौपानी मांडो से मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो आंसर क्या होगा, चौपानी मांडो। मृद भांड क्या होता है, तो उस जमाने में मिट्टियों का बर्तन उपयोग में लाया जाता था, जिसको हम लोग मृद भांड कहते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो पहला आता है राजस्थान के अंतर्गत बागौर, और दूसरा आता है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ से पशुपालन का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि 5000 ईसा पूर्व का है। उसके बाद आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंतर्गत 3 स्थल आते हैं, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। इन तीनों ही स्थल से अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है। उसके बाद आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में लेखिया और चौपानी मांडो, ये 2 स्थल से अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है। लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल और चौपानी मांडो से मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये हो गया मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल जहाँ से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई है। अब अगले स्लाइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल।
तो नवपाषाण काल के अंतर्गत 8000 बीसी से 1000 बीसी तक का समय आता है, या 8000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय आता है। पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा मानव क्या था, एक शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में हमने देखा मानवों ने जानवरों को पालना सीखा, यानी कि पशुपालन की शुरुआत होती है। उसके बाद आएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होगा, मानव द्वारा कृषि की शुरुआत की जाती है। तो कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर क्या होगा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होती है। और पहला जो फसल उगाया गया था वो कौन सा है, तो उसमें आंसर आएगा जौ। ठीक है, तो पहला फसल जो उगाया गया था वो है जौ। और उसके बाद इस काल में अलग अलग फसल उगाए गए थे, जैसे कि जौ के अलावा गेहूं, चावल और मक्का। तो ये सभी फसल इस काल में उगाए गए थे। अगली विशेषता के बारे में बात करें तो इस काल में मानव ने स्थायी जीवन की शुरुआत की। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, इस काल में मानव ने कृषि की शुरुआत की। तो जाहिर सी बात है कि कृषि की शुरुआत हो गई है, तो कृषि करने के लिए 3, 4, 5 महीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो मानव अब घुमंतु जीवन तो यापन नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार कृषि के साथ साथ मानव ने इस काल में स्थायी जीवन की शुरुआत की। यदि क्वेश्चन आता है स्थायी जीवन की शुरुआत मानव ने किस काल में किया, तो उसका आंसर क्या होगा, नवपाषाण काल में। उसके बाद अगला है कुंभकारी की शुरुआत। मानव ने नवपाषाण काल में ही कुंभकारी की भी शुरुआत की। तो जैसा कि हमने पूरा पाषाण काल में पढ़ा था, मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन उसको आग के उपयोग की जानकारी नहीं थी, जिसके वजह से वह कच्चे ही मांस को खाता था। इस काल में क्या होगा, उसको आग के उपयोग की जानकारी हो जाएगी, जिससे कि वह मांस को पकाकर खाने लगेगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आविष्कार होता है मानव द्वारा, वो है पहिए का आविष्कार। तो पहिए के आविष्कार से ही मानव की प्रगति में काफ़ी तेजी आती है। पहले मानव पैदल यात्रा करता था। मध्य पाषाण काल में मानव ने जानवरों को पालतू बना लिया। मानव ने जानवर के साथ पहिए का उपयोग करके अब लंबी दूरी को तय करना सीख लिया। तो पहिए का आविष्कार से मानव काफ़ी प्रगतिशील हो जाता है। उसके बाद आता है औजार। तो इस काल के औजार स्लेट पत्थर के औजार होते थे। अगला पॉइंट देखें स्थल को, तो इस काल में जो प्रमुख स्थल है वो है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो स्थल से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई है उसको अगले स्लाइड में काफ़ी डिटेल से देखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है जानकारी। तो सर्वप्रथम इस काल की जानकारी डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 ईस्वी में दी थी। और कहाँ पे ये चीज़ें खोजी गई थी, तो पहला नाम आता है कर्नाटक। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा कर्नाटक को। और दूसरा स्थल आता है लिंगसुगुर। तो कर्नाटक और लिंगसुगुर से इस काल की प्रथम जानकारी प्राप्त होती है। अब अगली स्लाइड में देखते हैं नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल को, जहाँ से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं। नवपाषाण कालीन स्थल। तो नवपाषाण कालीन स्थलों में 6 स्थल आते हैं, जिसमें पहला है मेहरगढ़, दूसरा लहुरा देव, तीसरा कोल्डी हवा, चौथा बुर्जहों, पांचवा गुफ्फ कराल और छठवां है चिराद। तो इन 6 स्थल से अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखते हैं मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ से। लेकिन ये पुराने खोजों के अनुसार है। यदि नवीन खोजों में बात करें तो उसके अंतर्गत आता है लहुरा देव, जहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसमें आंसर आएगा लहुरा देव से, जो कि 8000 ईसा पूर्व का है। तो ये नवीन खोजों के अनुसार लहुरा देव में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है, और पुराने खोजों में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो जैसा क्वेश्चन देता है और जैसा ऑप्शन देता है उसके हिसाब से आपको टिक करना है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है और लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से कृषि एवं चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि 8000 ईसा पूर्व का है। उसके बाद अगला स्थल है वो है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा इलाहाबाद के अंतर्गत आता है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व का चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोल्डी हवा।
और ऊपर में हमने देखा कि चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, वो था लहुरा देव। तो सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो है लहुरा देव से। यदि क्वेश्चन में पूछा रहे कि चावल का साक्ष्य कौन कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं, का आंसर क्या होगा, लहुरा देव एवं कोल्डी हवा, दोनों स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला स्थल है बुर्ज होम। बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान। बुर्ज होम कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो बुर्ज होम से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है, बुर्ज होम से पहला तो गर्द आवास प्राप्त हुआ है और दूसरा एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का कंकाल का साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास क्या होता है, यदि गड्ढों में घर बनाकर रहा जाए तो उसको हम लोग गर्त आवास कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे लोग गड्ढों में रहते थे, तो गड्ढों में घर बना के रहें तो उसको हम लोग गर्त आवास कहते हैं। तो बुर्ज होम से गर्त आवास प्राप्त हुआ है। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चन बनता है वो है एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का कंकाल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो है बुर्ज होम से। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, बुर्ज होम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगला स्थल है गुफ कराल। गुफ कराल भी कश्मीर के अंतर्गत ही आता है। यहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुफ कराल से। उसके बाद अगला स्थल है चिराद, जो कि सारण में स्थित है, जो बिहार के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर होगा चिराद से। तो इन 6 अलग अलग स्थलों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है, उसके संबंध में आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और सभी को काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने स्टडी किया है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोग मैक्सिमम कवर करने की कोशिश किए हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। इतिहास से जुड़े आगे की वीडियो देखने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।